एज अ लॉ स्टूडेंट और एज एन एडवोकेट बहुत बार ये क्वेश्चन सामने आता है कि सीपीसी में इतने सारे सेक्शंस और इतने सारे ऑर्डर्स हैं, इनके मेजर सेक्शंस और ऑर्डर्स को याद रखने की इजी टेक्निक या इजी ट्रिक क्या हो सकती है। तो हमें कोई इजी टेक्निक या ट्रिक की जरूरत ही नहीं है एक्चुअल में, अगर कोई पूछे, क्योंकि सीपीसी के जो ऑर्डर्स फ्रेम हुए हैं, जो लेजिस्लेशन ने बनाए हैं, वो इतने सिस्टमैटिक और इतने कॉमन सेंस और लॉजिकल सिंक्रोनाइजेशन के साथ है कि अगर कोई भी आप या मैं इसको आराम से बैठ के सोचेंगे कि ये कैसे बने हैं, कैसे फ्रेम हुए हैं, तो हम भी उसको इजीली अपने आप याद कर पाएंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने किसी बंदे से 50,000 रुपए लेने हैं, आपने उनको फ्रेंडली लोन दिया था और अब वो देने से मना कर रहे हैं और आप सोचते हैं कि अब मुझे केस फाइल करना है, पैसा तो लेना है ना, हार्ड एंड मनी है। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहली चीज आप सोचेंगे, आपको पता होगा कि आप किससे पैसा ले रहे हैं। आप पार्टीज डिसाइड कर लेंगे आपस में कि जो कंफ्लिक्ट है, जिसके लिए आप केस करना चाहते हैं, आप कोर्ट जाना चाहते हैं, वो आप किसके खिलाफ जाना चाहते हैं। और यही एग्जैक्टली सेम चीज सीपीसी के ऑर्डर 1 में है, जिसका टाइटल है पार्टीज टू सूट। पार्टीज टू सूट में सिर्फ हमने यही देखना है कि कौन सी पार्टी किसके अगेंस्ट केस फाइल कर रही है, किसको अपना केस डिफेंड करना है, कौन प्लेंटिफ होगा, कौन डिफेंडेंट होगा। तो टाइटल हो जाएगा प्लेंटिफ वर्सेस डिफेंडेंट। यहाँ पे पार्टीज कितनी भी हो सकती है, लेकिन एटलीस्ट 2 पार्टीज शुड बी देयर। मूविंग फर्दर, अब हम देखेंगे कि हमें उस इंसान से जिससे पैसे लेने थे वापस, उससे हमें पैसे लेने कितने हैं वापस, हमारा रिलीफ क्या होगा। हम जब कोर्ट जाएंगे, कोर्ट जाके हम कोर्ट से रिलीफ क्या मांगेंगे, हमारी कंपनसेशन क्या होगी। तो वो फॉल करता है ऑर्डर 2 ऑफ सीपीसी, दैट इज फ्रेम ऑफ सूट। और एक्चुअल में भी जैसे हम सोच रहे हैं, जो हमारी स्टोरी लाइन चल रही है, उसके अकॉर्डिंग भी फ्रेम ऑफ सूट ही उस सिंक्रोनाइजेशन में फॉल कर रहा है। अब आपने ये डिसाइड कर लिया कि पार्टीज टू सूट क्या होंगी। दूसरा, हमने ये डिसाइड कर लिया कि जिसके अगेंस्ट हम सूट फाइल कर रहे हैं, उनसे हम रिलीफ क्या मांगेंगे। तो तीसरा आता है, अब हमें कोर्ट में जाके अपना केस फाइल करना है। तो हम खुद तो फेमिलियर नहीं है, आप खुद फेमिलियर नहीं है, तो आपको अटॉर्नी, लॉयर या रिकॉग्नाइज एजेंट्स के थ्रू ही जाके कोर्ट में फाइलिंग करनी पड़ेगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कहीं बार नहीं है कि आप सिविल सूट खुद नहीं फाइल कर सकते, आप कोई कंप्लेंट खुद फाइल नहीं कर सकते। लेकिन फेमिलियर ना होने के कारण, कोर्ट प्रोसीडर से फेमिलियर ना होने के कारण, आप कोई लॉयर हायर करेंगे, कोई एडवोकेट हायर करेंगे जो आपके बिहाफ पे आपका केस फाइल करेगा। और यहाँ पर हम एंटर हो जाते हैं ऑर्डर 3 ऑफ सीपीसी के डोमेन में, जिसका टाइटल है रिकॉग्नाइज एजेंट्स एंड प्लीडर्स। यहाँ पे आप वकील हायर करते हैं, जैसे हमने पहले समझा, आप एडवोकेट हायर करते हैं और वो आपके बिहाफ पे कोर्ट में जाते हैं। अब कोर्ट में जाने के लिए आप ओरली, या कोई भी वकील ओरली तो अपना केस रिप्रेजेंट नहीं करेगा, वो कर सकता है रिप्रेजेंट, लेकिन पहले उसको एक प्लेंट फाइल करनी पड़ेगी, जो कि हम ऑर्डर 4 में आ जाते हैं सीपीसी के, जहां पे है इंस्टीट्यूशन ऑफ केस, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। ये कहता है कि आपका जो एडवोकेट है, आपका जो अटॉर्नी है, जो आपके बिहाफ पे केस लड़ेगा, फाइल करेगा, वो कोर्ट को आपकी सारी प्रॉब्लम बताएगा कि आपका क्या क्लेम है, किसके अगेंस्ट क्लेम है, आपने वो लोन कब दिया था, कब वो ड्यू होना था, उसका कॉज ऑफ एक्शन क्या है, क्यों नहीं दे रहा है डिफेंडेंट, आपने उसको अप्रोच किया और वो मना कर रहा है। ये सारी बातें एक्सप्लेन करने के बाद एक इनिशियल एक्सेप्टेंस आती है कोर्ट से, जिसको हम ऑर्डर 4 में कवर करते हैं, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट में, जहां पे कोर्ट अलाउ करता है कि हाँ जी, आपका ये लीगली रिकवरेबल डेट है, या आपने फ्रेंडली लोन दिया था और अब वो आपको नहीं मिल रहा है, तो आप इसके अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हैं, हम इसको अलाउ करते हैं और ये केस आगे बढ़ता है। यहां से हम एंटर करते हैं सीपीसी के ऑर्डर 5 में, और ऑर्डर 5 सीपीसी का ये कहता है इश्यू ऑफ समन्स एंड सर्विस। आपने प्लेंट बनाई, आपने प्लेंट कोर्ट में जमा कराई, फाइल करा अपना केस, आपने कोर्ट को बताया सारी चीजें, लेकिन जिससे आपको एक्चुअल क्लेम चाहिए, जिससे आपको पैसा लेना है, उसको तो अभी तक पता ही नहीं चला। डिफेंडेंट को तो अभी तक पता ही नहीं चला कि हाँ जी, हमने जो आपसे पैसे लेने थे वो आप देने से मना कर दिए, तो अब हम उसके अगेंस्ट कोर्ट में चले गए। तो कोर्ट क्या करेगा? समन्स इशू करेगा फॉर द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग, जो भी उस केस में नेक्स्ट डेट लगी होगी, ताकि वो डिफेंडेंट आए और अपनी रिप्रेजेंटेशन भी दे, चाहे वो एडमिट करे कि मैंने लीगली रिकवरेबल डेट जो है या फ्रेंडली लोन जो है वो मैंने देना था आपको या एक्स इंसान को, या वो डिनाई करे, वट एवर ही वॉन्ट्स, ही और शी वॉन्ट्स। तो यहाँ पर हम ऑर्डर 5 में आ जाते हैं सीपीसी के, इश्यू ऑफ समन्स एंड सर्विस।
अब कोर्ट ने जो समन इशू किए थे उसकी सर्विस भी हो गई, वैलिड सर्विस हो गई, डिफेंडेंट को वो समन्स मिल भी गए, डिफेंडेंट को पता चल गया, डिफेंडेंट यानी जिससे आपने पैसे लेने उसको पता भी चल गया कि आपकी नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग क्या है केस में। उस नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग में कोर्ट प्रोसीडिंग्स को ज्वाइन करता है डिफेंडेंट। यहाँ पे ऑर्डर 6, 7 और 8 इकट्ठा डील होता है, जहां पे हम प्लीडिंग्स जनरली, प्लेंट, रिटर्न स्टेटमेंट, काउंटर क्लेम, ये सारी चीजों को इकट्ठे डील करते हैं। डिफेंडेंट आएगा तो वो बहुत सारे ऑप्शंस खोल देता है, जहां पे वो एडमिट भी कर सकता है कि उसका एक लोन था, फ्रेंडली लोन था जो उसने आपको देना है, या जी वो लोन दे चुका है, वो लोन क्लियर कर चुका है और उसके बाद भी आप डिमांड कर रहे हैं। तीसरा एक और ऑप्शन खुलता है कि जिसने लोन कभी लिया ही नहीं था, ऐसा कुछ ड्यू ही नहीं होता। ऐसे बहुत सारे अनेकों रास्ते खुलते हैं या आंसर्स होते हैं जो डिफेंडेंट दे सकता है। तो कोर्ट सिर्फ आपकी यानी प्लेंटिफ की प्लेंट पढ़ के और आपके वकील की सारे आर्ग्यूमेंट सुन के सिर्फ समन्स इशू कर सकता था, लेकिन अब वो डिफेंडेंट को उसके रिटर्न स्टेटमेंट यानी उसकी रिप्रेजेंटेशन का भी उसको टाइम देगा, उसको अपॉर्चुनिटी देगा। और ऑर्डर 6, 7 और 8 में प्लीडिंग्स जनरली, दैट इज उसके बाद प्लेंट और फिर रिटर्न स्टेटमेंट या काउंटर क्लेम का ऑप्शन सीपीसी में आता है, जहां पे ये तीनों ऑर्डर्स को हम एक साथ डील कर सकते हैं। अब वापस चलते हैं ऑर्डर 5 पे। 6, 7, 8 हमने देख लिया, एक बार दोबारा ऑर्डर 5 पे चलते हैं, जहां पे हमें एक सिचुएशन और अराइज होती हुई नजर आ सकती है कि इस समन्स इश्यू हुए, उनकी सर्विस वैलिड हो गई, वो सर्विस जो थी, जो समन्स थे वो डिफेंडेंट को मिल जाते हैं, लेकिन डिफेंडेंट चूज करता है कि वो नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग, आपके केस की जो नेक्स्ट डेट है हियरिंग की कोर्ट की, वो ज्वाइन ही नहीं करता, वो कोर्ट आता ही नहीं है। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? तो यहाँ पे ऑर्डर 9 ऑफ सीपीसी प्ले करता है, जो कहता है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन अपीयरेंस ऑफ डिफेंडेंट। अगर वो पार्टी नहीं आती है वैलिड समन्स के बाद भी, तो कई बार कोर्ट एक और समन इशू कर देता है, सर्विस कर देता है, क्योंकि वो एक इनजस्टिस होगी, वो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ होगा अगर किसी को भी डिसीजन दे दिया जाए या जजमेंट दे दी जाए दूसरी पार्टी को सुने बिना। तो कई बार एक बार और समन इशू किया जा सकता है, और अगर वो समन दोबारा इशू हो भी जाता है, सर्विस हो जाती है, उसके बाद भी अगर डिफेंडेंट चूज करता है कि उसको कोर्ट प्रोसीडिंग्स ज्वाइन नहीं करनी, तो यहाँ पे एक टर्म शुरू होती है एक्स पार्टे, जिसका मतलब है कि डिफेंडेंट के बिना ही केस आगे बढ़ेगा और सिर्फ आपकी प्लेंट, आपके ही एविडेंस पे, आपके ही डॉक्यूमेंट्स पे, आपकी ही बातों पे उसको एक्स पार्टे सुन के एक्स पार्टे ही जजमेंट दे दी जाएगी। तो यहाँ पे ऑर्डर 9 ऑफ सीपीसी आता है, जिसका टाइटल अपीयरेंस ऑफ पार्टीज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन अपीयरेंस। अब सपोज करते हैं कि डिफेंडेंट भी आ गया, प्लेंटिफ तो वहां है ही कोर्ट में, तो यहाँ पे ऑर्डर 10 के डोमेन में हम लोग एंटर करते हैं, जो कैटेगोरिकली बोलता है एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज। यहाँ पे कोर्ट डिफेंडेंट और प्लेंटिफ दोनों से पूछेगा कि आपने अपनी प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट में जो भी एलिगेशन एक दूसरे के खिलाफ लगाई हैं, जो भी फैक्ट्स लिखे हैं, क्या आप वो एडमिट करते हैं या नहीं करते हैं। तो वट एवर द आंसर इज, वो आंसर लेके कोर्ट आगे बढ़ता है, जिसमें हम एक और स्टेप पे आ जाते हैं, जो हम आगे बढ़ जाते हैं, वो है ऑर्डर 11, 12 और 13। इन तीनों ऑर्डर्स को हम एक साथ ले सकते हैं। अब ऐसा क्यों है कि हम ऑर्डर 11, 12 और 13 को एक साथ डील कर सकते हैं या उनको एक साथ पढ़ सकते हैं, एक साथ समझ सकते हैं? वो इसलिए कि प्लेंट आ गई, डिफेंडेंट की रिटर्न स्टेटमेंट आ गई, उनकी सारी एलिगेशंस एक दूसरे को बता दी गई, सब कुछ हो जाता है इस स्टेज तक। अब कोर्ट को चाहिए अगर कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट है जहां पे उसको डिस्कवरी करनी, कोई इंस्पेक्शन करना है, कोई डॉक्यूमेंट मंगवाना है, प्लेंट में कोई डॉक्यूमेंट ओरिजिनल नहीं है वो मंगवाना है, या डिफेंडेंट ने लिख दिया कि हम लेटर स्टेज पे कोई ऐसा डॉक्यूमेंट देंगे, वो चाहिए कोर्ट को, तो 11, 12 और 13 के डोमेन में कोर्ट अपनी रिकॉर्ड फाइल पे ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेगा, देखेगा, ताकि जब हम ऑर्डर 14 में पहुंचे, ऑर्डर 14 जहां पे लीगल इश्यूज फ्रेम होंगे, जहां पे ये डिसाइड किया जाएगा कि एक्चुअल में जो प्रॉब्लम है, जो इशू है, जो क्वेश्चन है, जो लीगल इशू है, वो क्या है, क्यों प्लेंटिफ ने आके डिफेंडेंट पे कोई एलिगेशन लगाई है या उससे कोई डिमांड रखी है, क्यों उसको कोर्ट आने की जरूरत पड़ी, वो जो लीगल इश्यूज होंगे वो हम ऑर्डर 14 में देखेंगे कि कोर्ट कैसे डिसाइड करता है। और उन ऑर्डर 14 तक पहुंचने के लिए, वो लीगल इश्यूज इफेक्टिवली फ्रेम करने के लिए, वो ओनस देने के लिए कि कौन सा लीगल इशू कौन प्रूव करेगा, बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा, वहां तक पहुंचने के लिए 11, 12 एंड 13 ऑर्डर को अच्छे से समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और उसी के तहत डॉक्यूमेंट्स भी रिकॉर्ड फाइल पे यानी कोर्ट के सामने आते हैं।
यहाँ तक हमने एक चीज नोट कर ली कि कोर्ट ने सारा सिनेरियो समझ लिया है, प्रॉब्लमेटिक चीज क्या है, रूट कॉज क्या है, वो सारी चीज समझ ली है, लीगल इश्यूज फ्रेम हो गए हैं, डिफेंडेंट को पता है कि उसने क्या प्रूव करना है, प्लेंटिफ को पता है कि उसने क्या प्रूव करना है। तो अब कोर्ट आगे मूव करेगा कि आप दोनों के जो जो विटनेसेस हैं आप उनको भी बुला लें ताकि कोर्ट उनको भी एग्जामिन कर ले। तो यहाँ पे हम लोग एंटर कर रहे हैं ऑर्डर 16 ऑफ सीपीसी, जो कहता है समनिंग एंड अटेंडेंस ऑफ विटनेस। अब जब आप प्लेंट फाइल करते हैं तो आप अपनी प्लेंट में लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स तो लगाते ही लगाते हैं जो आपके साथ सपोर्टिव होते हैं। जैसे कि अगर आपने लोन दिया इस केस में तो आपने कहीं ना कहीं रिटर्न में कोई रिसिप्ट ली होगी, कोई रिटर्न में होगा, या आपने बैंक के थ्रू वो मनी ट्रांसफर किया होगा जिससे भी आपने पैसे लेने हैं, तो उसकी बैंक स्टेटमेंट लगाते हैं, वो हो गए डॉक्यूमेंट। ऐसे ही लिस्ट ऑफ विटनेस भी लगाते हैं, और सिमिलर इज द केस जब डिफेंडेंट अपना केस रिप्रेजेंट करता है तो वो भी विटनेस कॉल कर सकते हैं। तो ऑर्डर 16 में कोर्ट जो है वो रिस्पेक्टिव विटनेसेस को सम्मन करेगा, उनके नाम पे सम्मन इशू होंगे और इंश्योर किया जाएगा कि नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पे वो आए ताकि केस की हियरिंग को आगे बढ़ाया जा सके। यहाँ पे हम ऑर्डर 18 ऑफ सीपीसी के डोमेन में एंटर करते हैं, जहां पे हियरिंग शुरू होती है, हियरिंग ऑफ द सूट होती है, एग्जामिनेशन ऑफ फिटनेस होता है, जो हम देखते हैं कि कटघरे में बुला के उनसे सवाल जवाब किए जाते हैं। एक पार्टी का जो विटनेस होता है उसकी ऑपोजिट पार्टी की काउंसिल उन दूसरी पार्टी के विटनेस को जाके क्रॉस एग्जामिन करते हैं, उनसे सवाल जवाब किए जाते हैं, और उसके बाद हम आगे बढ़ते हुए जो कोर्ट है वो सभी डॉक्यूमेंट, सभी एविडेंसेस, प्लेन रिटन स्टेटमेंट, जो भी एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस से निकल के आया है, उन सब के बेसिस पर जजमेंट पास करती है, डिक्री पास करती है। तो ये था हमारा एक ओवरऑल व्यू जो सीपीसी को हम समझते हैं अपनी नॉर्मल लाइफ से, कि अगर आपने किसी के खिलाफ भी केस फाइल करना है तो आपकी कॉमन सेंस के हिसाब से, आपके लॉजिकल वे के हिसाब से क्या लगता है आपको कि सीपीसी कैसे फ्रेम हुई होगी। ऐसे ही सीपीसी के ऑर्डर्स लेजिस्लेचर ने फ्रेम करे, जो कि हमने अभी एक एग्जांपल समझा। इसमें हमने सारे ऑर्डर्स नहीं कवर करे, बस एक मेजर ऑर्डर्स जो है वो कवर करे।